हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। घर बैठे हम तिब्बत की यात्रा कर रहे थे। याद आया पाठ आपको ल्हासा की? और जी हाँ, और पूरा पाठ कंप्लीट हो गया है, आपने समझ लिया है। अब मैं आपसे कहकर गई थी पिछले वीडियो में, जो आपने देखा होगा, मैंने बोला था कि इसके अभ्यास भी आएंगे, मतलब इसके प्रश्नोत्तर भी मैं लेकर आऊंगी। तो बिल्कुल आ चुकी हूँ प्रश्नोत्तर लेकर। अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर ल्हासा की ओर पार्ट 2 का प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में रहने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, नहीं दिला पाया अच्छा वेश, अच्छा उनका पहनावा, और भिखमंगे के वेश में उनको मिल गया था रहने के लिए। ऐसा क्यों? तो बताया गया है पाठ में, कई बार व्यक्ति की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है कि कैसी ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी, व्यक्ति उस समय क्या सोच रहा है, आपको देखकर उसने क्या सोचा कि आपको भिखारी के वेश में तो आने दिया लेकिन भद्र पुरुष के वेश में नहीं आने दिया। तो ये कई बार व्यक्ति की मनोवृत्ति, उसकी मन की धारणाओं पर भी निर्भर करता है। थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर लेखक के मित्र सुमति के जान पहचान के आदमी थे। जब वो पहुंचे तो इस बार एक और बात थी कि सुमति के जान पहचान के लोग थे। जान पहचान के लोग थे इसलिए उन्होंने भिखमंगे वेश में भी उनको जाने दिया था, इसलिए लेखक को भिखमंगे के वेश में भी रहने की जगह मिल गई। किंतु पहले भद्र पुरुष में भी उनको रहने की जगह नहीं मिली थी, क्योंकि ल्हासा में भारत के लोगों का जाना वर्जित भी था उस समय। अर्थात उस समय लोगों की मनोवृत्ति कुछ ऐसी थी कि वो जाने पर रोक टोक भी रहती थी, और यदि बहुत अच्छे से लोग आ रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं उनकी मनोवृत्ति पर ऐसा असर पड़ता था, कहीं ये अच्छा बनकर हमें लूट पाट ना कर ले जाए। तो पहली बार में तो उनको जो भिखमंगे के वेश में आए थे वो सुमति के कारण मिला था, और दूसरी यात्रा में लोगों की मनोवृत्ति कुछ ऐसी थी। प्रश्न अगला है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? चूंकि तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, और गांव में तो फिर भी थोड़ा बहुत हो लेकिन निर्जन स्थानों पर नहीं था, तो जो यात्रीगण आते थे उन्हें जान का जोखिम रहता था, क्योंकि डाकू मारकर फिर उनकी लूटपाट करते थे, और मरने वाले का कोई भी अता पता, कोई भी ठिकाना नहीं होता था कि वो कौन है। तिब्बत में हथियार के कानून न होने के कारण लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था, क्योंकि कानून न होने से डाकुओं के लिए उचित स्थान भी था। कानून नहीं था तो वो आराम से वहां रह सकते थे। मौत की सजा भी वहां पर नहीं सुनाई जाती थी, कोई देखने नहीं आता था। कानून ना होने के कारण वो पिस्तौल को डंडे की तरह रखते थे। पिस्तौल और बंदूक को जैसे कोई हाथ में सामान्य तौर पर डंडा रख लेता है, कानून ना होने के कारण वहां के डकैत या डाकू क्या रखते थे? पिस्तौल और बंदूक। तो यात्रियों को अपनी जान का डर बना रहता था। अगला है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? लंकोर में नीचे ढलान की तरफ जाना था, उनका घोड़ा धीमे धीमे चल रहा था। बोलने पर भी या फिर कहने पर भी या फिर कसने पर भी वो घोड़ा तेज नहीं चला, जिससे वो अपने यात्रियों से पीछे हो गए थे। लंगोर के मार्ग पर साथियों से पिछड़ गया क्योंकि चढ़ाई और उतराई में उनका घोड़ा धीमे चल रहा था। उन्हें लगा कि वह थक गया है, किंतु वह घोड़ा धीमे ही चल रहा था, इसलिए वह पिछड़ गए थे। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों से मिलने के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि दूसरी बार वो हस्तलिखित बुद्ध के वचनों की 103 पोथियों के अंदर थे, उनको वो पढ़ना था, इसलिए उन्होंने उन्हें जाने से नहीं रोका था। दूसरी बार जाने से नहीं रोका क्योंकि तिंगरी में एक मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हिंदी अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियां थी। मोटे कागज पर वो लिखी हुई थी, और लेखक उन्हें देखकर उन्हें पढ़ रहे थे। उनका मन किताबों में लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने सुमति को अपने यजमानों से मिलने के लिए नहीं रोका, जिससे कुछ समय के लिए वो किताबों को पढ़ पाए। बहुत आसान था इसका उत्तर। तो अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? रहने को जगह भी नहीं मिली थी, ऊंची नीची रास्ते थे, साथ ही क्या था, नुकीले ऐसे पहाड़ भी थे। उन्हें रहने की जगह आसानी से नहीं मिली थी, रास्ते ऊंचे नीचे थे, घोड़ा कमजोर था, डाकुओं का डर था, नदी, पहाड़ और सुनसान रास्तों पर जाना, यहाँ जहाँ पर किसी भी व्यक्ति का आना जाना नहीं रहता था। तो ये उनकी यात्राओं में आने वाली कठिनाइयाँ थी। रास्ते ऊंचे नीचे, घोड़ा धीमे चल रहा था, डाकुओं का डर था, सुनसान निर्जन स्थानों पर भी उन्हें जहाँ पर लोग नहीं मिलते थे वो डर सताया करता था। तो ये इनके 3 से 4 जो वहाँ के
उनके क्या कहना चाहिए कि किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो थे। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर, जो यात्रा वृत्तांत हमने पढ़ा है उसके आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो उस समय का तिब्बती समाज कुछ इस प्रकार का था कि लोगों में छुआछूत, जातिवाद, जाति-पाति प्रथा और साथ ही पर्दा प्रथा नहीं थी। अनजान अपरिचित व्यक्ति भी लोगों के घर में जाकर चाय पी सकता था, यहाँ तक कि खुद अपने पसंद की बना भी सकता था। तिब्बत समाज में जाति-पाति, छुआछूत लोग नहीं थे। लोग आराम से घरों में जा सकते थे। औरतों में पर्दा प्रथा नहीं थी। अपरिचित लोगों के लिए औरतें घर में चाय बना दिया करती थी और यदि व्यक्ति की पसंद की चाय नहीं बनी है तो वो स्वयं जाकर भी चाय बना देते थे। वहाँ की जमीन जो थी वो जागीरदारों में बटी हुई थी और जमीन को देखने वाले लोग, देखरेख करने वाले लोग भिक्षु हुआ करते थे। तो ये वहाँ की क्या थी? ये वहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी। अगला है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? पुस्तकों के भीतर होने का क्या अर्थ है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छिपा हुआ था। तो पुस्तक के भीतर मतलब पुस्तकों में रम जाना। तो क्या है कि विकल्प का सही है कि लेखक पुस्तकों में रम गया था। रचना और अभिव्यक्ति से आपका पहला प्रश्न है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर बताइए सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? सुमति मिलनसार थे, वहीं के लोग वहीं के थे, इसलिए लोगों से उनका मिलना जुलना था, उनका स्वभाव अच्छा था, उनका लोगों से व्यवहार अच्छा था। व्यक्तित्व की विशेषता है कि सुमति मिलनसार, हंसमुख प्रवृत्ति के थे, समय समय पर वो लोगों से मिलते रहते थे। सुमति उन लोगों के बीच धर्मगुरु के समान थे, उन्हें बोध गया से लाए कपड़े से बने गंडे भी दिया करते थे, इसलिए लोगों से उनकी पहचान अधिक थी। आगे और भी हैं, सुमति समय के पाबंद थे, वे समय पर लेखक के ना पहुंचने पर नाराज हो जाते हैं। सुमति लालची स्वभाव वाले, वे यजमानों से बोध गया से लाए कपड़े पर समाप्त हो जाने पर कपड़े बना गंडे धन प्राप्त करते थे। सुमति बौद्ध धर्म में आस्था और तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान रखते थे, कहाँ से आना कैसे आना। वे आतिथ्य सत्कार में कुशल हैं। उन्होंने लेखक का इंतजार करते हुए भी 3 बार उस चाय को गर्म भी किया था। तो आपको यदि इतना नहीं लिखना है तब भी आप उनका व्यवहार लिख सकते हैं। हंसमुख प्रवृत्ति थे, अच्छे व्यवहार के थे, लोगों की मदद करते थे, लोगों से मिलते जुलते रहते थे और उनमें कुशल वो क्या थे, यजमान वो मेहमानों का जो आदर सत्कार करने में भी वो कुशल थे। अगला है, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समस्या उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। देखिए, यदि हम ये कहें कि हमने जो कपड़े पहने हैं, हमारा वेश जैसा बना हुआ है, वेशभूषा हमारी जैसी है, लोग अपने मस्तिष्क में हमारी वैसी ही छवि बना लेते हैं। वो ये कहने लगते हैं कि अगर इसने अच्छे कपड़े पहने हैं तो एक दिमाग ये भी जाता है कि अच्छे घर का है, दूसरा ये पता नहीं अच्छा बनकर कुछ करने आए। तो कई बार लोगों के कपड़े उसके लिए बहुत अच्छे द्वार खोल देते हैं, तो कई बार उनके लिए परेशानियां भी उत्पन्न कर देते हैं। तो ये तो समय समय की भी बात होती है कि क्या है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर आपका उत्तर क्या बनता है। सामान्यतः लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने पर व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। जाते समय उसके विचारों से लोग व्यक्ति के कपड़ों को देखकर एक धारणा बना लेते हैं, उसका मान सम्मान भी वैसा ही करते हैं। स्वयं लेखक को इन परिस्थितियों से 2-4 होना पड़ा था। मतलब जब वो अच्छे वेश में गए थे तब नहीं जाने दिया, तो कुछ लोगों के अंदर अलग सी मनोवृत्ति आ जाती है, लेकिन कई बार लोग कपड़ों को देखकर धारणा निश्चित करते। मेरे विचार से हमारा आचार विचार व्यवहार का तरीका व्यक्ति की वेशभूषा के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल फैक्ट है कि यदि आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने तो जरूरी नहीं कि आप अच्छे व्यक्ति ना हो, या बहुत अच्छे पहने तो ये भी नहीं कि आप ठगी हो। यह आवश्यक नहीं है कि अच्छे कपड़े पहनने वाला बहुत अच्छा इंसान ही हो। यदि ऐसा होता तो सफेद पोश नेतागण हमेशा अच्छे व्यक्तियों की श्रेणी में आते। कुत्सित विचार वाले लोग हो सकते हैं, अच्छी वेशभूषा में भी कुत्सित विचार हो सकते हैं, बुरे व्यक्ति हो सकते हैं। सस्ते और निम्न कपड़े से कोई व्यक्ति निम्न कोटि का नहीं हो जाता है
और कीचड़ में खिलने से कमल की सुंदरता तो कम होती ही नहीं। बिल्कुल सही बात है कि कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन क्या कमल का हम, और कमल तो वो पूजनीय ऐसी जगह हम उसे अर्पण करते हैं, क्या उसकी सुंदरता कम होती है? नहीं। तो व्यक्ति के पहनावे से उसके चरित्र का नहीं हम बखान कर सकते, उसको नहीं पहचान सकते, ये गलत है। लेकिन आज की चूंकि यही धारणा है तो लोग उस धारणा के आधार पर भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अगला है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य और शहर से किस प्रकार भिन्न है? तो वहाँ पर ऊंचे नीचे रास्ते हैं, वहाँ पर पहाड़ी वो भाग है। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगी है। समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर है। इस पहाड़ी प्रदेश के रास्ते बहुत ऊंचे नीचे हैं। पहाड़ों के मोड़ सुनसान हैं, खतरनाक हैं। यहाँ दूर दूर तक गांव नहीं दिखाई देते, आबादी नहीं दिखती है। तो ये हमारे क्षेत्र से भिन्न है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ एक और हिमालय की चोटियां हैं तो दूसरी ओर नंगे पहाड़ हैं। यहाँ की जलवायु भी अनुपम है। धूप वाले भाग में जहाँ तेज गर्मी है, वहीं छाया वाले भाग में ठंड भी लगती है। थोंगला दुर्ग यहाँ का बहुत ही दुर्गम स्थान है। तिंगी एक विशाल मैदानी भाग है जिसके पहाड़ तथा इसके बीच में एक पहाड़ी है जहाँ पर एक देवालय भी स्थित है। तो ये हमारे क्षेत्र से यहाँ का जो क्षेत्र है वो भिन्न इस प्रकार है। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। तो ये आपके अनुभव, देखिए ये यात्रा वाला जो है इसमें तो यहाँ इसलिए आपको उत्तर नहीं है क्योंकि ये आपको ही वर्णन करना है। यदि आपने कहीं की यात्रा की है और आप 2-3 पंक्तियों में बता सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आपके लिए है कि आपने ऐसे कौन से हिल स्टेशन की या कुछ ऐसे मैदानी क्षेत्रों की कहाँ की आपने यात्रा की है और वहाँ का क्या वहाँ की भौगोलिक क्षेत्र रहा है, किस तरीके की जलवायु रही है। ये तो 2-3 पंक्तियों में हम लिख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये आपका, क्योंकि यात्रा आपने की है तो लिख आप पाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? तो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में निम्नलिखित पाठ हैं और विधाएं, जैसे 2 बैलों की कथा, ये कहानी है तो ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत है। तो उपभोक्ता वाक्य की संस्कृति निबंध है। आगे चलते हैं तो सपने, सांवले सपनों की याद एक रेखा चित्र है। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग है। बचपन के दिन संस्मरण है। प्रस्तुत विधा यात्रा वृत्तांत अन्य विधाओं में कहानी, संस्मरण, निबंध आदि से अलग है। इसमें लेखक ने यात्राओं का वर्णन किया है। यात्राओं के दौरान आने वाली समस्त वस्तुओं का, वहाँ का चित्रण, वहाँ के व्यक्ति, वहाँ की घटनाएं, वहाँ का भौगोलिक चित्र, वहाँ की संरचना, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का समाज, वहाँ के कानून, रीति रिवाज, संस्कृति, सभी की जानकारी मिलती है। अर्थात ये अन्य विधाओं से, जैसे हम कहानी दर्शाते हैं तो कहानी में तो हमने किसी स्थान की घटना का वर्णन कर दिया, लेकिन जब हम यात्रा वृत्तांत करते हैं तो वहाँ पर आने वाले हर क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र, लोगों का पहनावा, वहाँ की संस्कृति, आचार विचार, खान पान, सबका वर्णन होता है। तो यात्रा वृत्तांत अन्य विधाओं से कैसा है? भिन्न है। भाषा अध्ययन से प्रश्न है कि किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे। तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। सुबह होने से पहले हम गांव में थे। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता कि घोड़ा आगे जा रहा था या पीछे। अब आपको अलग अलग तरीके से लिखना है। तो मालूम नहीं पड़ता घोड़ा चल रहा है या नहीं। पता नहीं घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। पता नहीं घोड़ा आगे चलता है या पीछे। तो उसको आप अलग अलग तरीके से, इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप इसे कैसे व्यक्त करेंगे। ऐसे शब्द जो किसी अंचल, मतलब किसी स्थान विशेष यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में आंचलिक शब्दों को ढूंढना है जो उस स्थान विशेष पर प्रयोग हुए हैं। क्षेत्रीय शब्द जैसे कुची कुची, भीटी, थुप्पा, खोटी, राहदारी, भरिया। तो यहाँ पर कुची कुची दया के लिए, भीटी एक स्थान था, ऊंचा नीचा शब्दार्थ में थे। थुप्पा वहाँ पर एक जो व्यंजन है उसके लिए आया है। राहदारी, भरिया बोझ ढोने वाला, राहदारी मतलब जो हम टैक्स लेते हैं उसको राहदारी यहाँ बोला गया है। पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग करना है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर आती है, जैसे मोटा कागज, काले अक्षर, विशाल मैदान।
पाठों में कुछ ऐसे और भी शब्द हैं जो छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हैं। मैंने कहा ना, यदि विशेषण विशेष आता है तो आपको याद रखना है, क्योंकि विशेषता बताने वाले बहुत सारे शब्द यहाँ पर आए हैं। बहुत पिछड़ना, धीमे चलना, कड़ी धूप, खुफिया विभाग, छोटे छोटे जागीरदार, भद्र पुरुष, ये आपके पाठ में ही आए हैं। यहाँ जागीरदार तो छोटे बड़े, पुरुष कैसा है, भद्र, विभाग कौन सा है, खुफिया विभाग है, धूप धीमी है या कड़क है या सामान्य है तो कड़क है, चलना कैसा हो रहा है, धीमे धीमे चलना, पिछड़ना, बहुत पीछे हुए कि कम पीछे हुए कि सामान्य तौर पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण और विशेष। तो आपने यहाँ पर देखा कि आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, विशेषण विशेष की भी बात आई है। आपने रचना वाले भी काम किए हैं जो आप कर सकते थे, क्योंकि रचना अभिव्यक्ति क्या होता है, स्वयं की रचनात्मक जो आपकी कलाएं हैं, जो आप सोच सकते हैं, जो आपका शब्दकोश है, शब्द भंडार है, उसको आप किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाठ का अभ्यास भी समाप्त हुआ। इतने सारे आपने प्रश्नों को देखा और इनमें से प्रश्न बिल्कुल पेपर में आते हैं, जाएंगे कहाँ, आएंगे तो यहीं से। एमसीक्यू भी पाठ के अंदर से बनते हो, जो मैंने बहुत सारे पाठ पढ़ाते पढ़ाते आपको बना के बताए थे। तो भाषा अध्ययन में आपको जो मुख्य तौर पर याद रखना है वो है विशेषण और विशेष्य की बात। ठीक, तो विशेषण और विशेष आपने पढ़े हैं, प्रश्न के उत्तर देखे हैं। अब जब हमने लिहाजा की ओर पढ़ लिया तो अगला पाठ भी हमारे सामने जल्दी उपस्थित होगा। जिज्ञासा अपनी बनाए रखिएगा, इंतजार अपना बनाए रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये तो अभी पाठ धीरे धीरे आपको पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी किस तरह होने वाली है ये सब सस्पेंस है और आप बनाए रखिएगा, क्योंकि धीरे 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 सब कुछ आपके सामने आने वाला है और पेपर से पहले ही तैयारी इतनी लाजवाब हो जाएगी कि पेपर तो आपका जो शानदार जाने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तभी जब आप हर वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो अगले पार्ट के लिए भी आप रेडी रखिए, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट हो गया है तो वो भी बहुत जल्द आएगा। थैंक यू सो मच।